ऐश्वर्या, सो नाइस टू टॉक टू यू ऐश्वर्या, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आजकल तो हर तरफ से बधाइयां ही बधाइयां मिल रही हैं आपको, एक तीर से दो निशाने। जी, जितनी दुआएं, जितनी सम्मान, जितना प्यार मुझे पूरे देश से मिला है, मैं सही में इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। आप 23 साल की जैसी बातें आप करती हैं समझदारी वाली, 23 साल की आप लगती नहीं है ऐश्वर्या। अब उसका तो मैं क्या बताऊं, लेकिन ये है कि जितना मैंने अभी अपने सो कॉल्ड बैकग्राउंड में एक्सपीरियंस गेन किया है, आई थिंक मे बी उसका असर है। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं आपकी स्टोरी सुनना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं जितने भी यंगस्टर्स आपको देखें वो इंस्पायर हों। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर आप पढ़ाई में जाते हैं तो सिर्फ पढ़ाई करनी पड़ती है। आपने पढ़ाई भी की, आपने अपना पैशन मॉडलिंग भी फॉलो किया, आपने दोनों जगह झंडा फहराया अपना। तो ये कैसे किया आपने, बैलेंस कैसे किया, मॉडलिंग भी किया और यूपीएससी के लिए तैयारी भी की? जी देखिए, जब लोग मेरी स्टोरी सुनते हैं तो वो एक बहुत ही कंट्रास्टिंग पिक्चर दिखाती है कि पहले मॉडलिंग, फिर उसके बाद पढ़ाई, उससे पहले भी स्टूडियस बच्ची थी मैं। लेकिन वो ये नहीं समझते कि इस सब के पीछे जो बेसिक मेरा वैल्यू सिस्टम है, जो मुझे मेरे परिवार से संस्कार मिले हैं, वो सेम है। तो मैं किसी भी फील्ड में जाऊं, कुछ भी करूं, अल्टीमेट एम है कि पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे डिसिप्लिन के साथ करूं। एंड क्योंकि मेरा डिफेंस बैकग्राउंड है, तो ये पूरा जो आइडिया है सर्विस बिफोर सेल्फ का, ये मुझे बचपन से सिखाया गया है। तो मैं जो भी काम करती हूँ मैं पूरा दिल लगा के करती हूँ, और आई थिंक जब आप अपना 100% देते हैं तो आपको रिजल्ट जरूर मिलता है। आज नहीं तो कल आपको जरूर रिजल्ट मिलता है। अच्छा, तो पैशन आपका क्या था? आपका पैशन मॉडलिंग था या फिर आपका पैशन सिविल सर्विसेज में जाना था? देखिए मानक जी, बचपन से मेरा ड्रीम था कि मैं सिविल सर्वेंट बनूं, एक देश के लिए काम करूं, लोगों के लिए काम करूं, देश की सेवा करूं। एंड मॉडलिंग ऐसा हुआ कि मेरा नाम, क्योंकि मेरी मम्मी ने ऐश्वर्या राय के नाम पे रखा था, बचपन से वो चाहती थी कि मैं पार्टिसिपेट करूं मिस इंडिया पैजेंट में, मॉडलिंग में अपना नाम कमाऊं। तो जब मुझे मौका मिला, जब मैं कॉलेज में गई एंड वहाँ पे पढ़ाई का इतना प्रेशर थोड़ा कम हुआ, जब मुझे मौका मिला कि मैं और चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ, तो मैंने उस मौके का फ़ायदा उठाया। एंड जैसे जैसे ऑफर आते गए, मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग बैलेंस करती गई उनको पढ़ाई के साथ। कभी मैंने अपनी पढ़ाई पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, बट जो जो अपॉर्चुनिटीज़ मेरे दरवाजे पे आती गई, मैं उनको लेती गई। मतलब माँ का सपना भी पूरा किया मिस इंडिया फाइनलिस्ट बन के, और अपना पैशन भी पूरा कर लिया। 93 रैंक, बताइए, दो सपने पूरे किए, माँ का भी और अपना भी। इसका मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरीली आप टैलेंटेड हैं, ये तो दुनिया मान रही है अब। लेकिन जी, हाँ। मैं ये एक चीज कहना चाहूंगी कि ये कोई भी कर सकता है, सिर्फ आपको एक डिसिप्लिन अप्रोच चाहिए एंड हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी चाहिए। तो अगर आप प्रॉपरली प्लान करें, प्रॉपरली अपनी लाइफ बैलेंस करें, तो आप हर चीज के लिए समय निकाल सकते हैं। हाँ। अच्छा, ये जो एग्जाम हुआ आपका अभी, जो आपने क्लियर किया लास्ट ईयर, उसमें कोई सवाल याद है जो सबसे मुश्किल सवाल लगा हो आपको, और आप श्योर नहीं हो और बाद में लगा हो कि नहीं थैंक गॉड सही जवाब था? वैसे तो हर स्टेज पे पहले प्रीलिम्स होता है, उसमें भी कई सवाल थे जो नहीं आए, कई सवाल थे जिनमें डाउट्स थे। तो अभी मेरे मार्क्स तो आए नहीं हैं, बट मैं ये कहूंगी कि बहुत सारे सवाल होते हैं, ये इतना बड़ा एग्जाम है, इतना बड़ा सिलेबस है, तो एक आधा सवाल तो हमेशा ही ऐसा होता है जिसमें आपको डाउट होता है। तो मेंस के अंदर भी 2-3 सवाल ऐसे थे जिनमें मुझे डाउट थे, लेकिन उसका सिंपल सा एक है कि आप उसे, उस सवाल को उतना ही समय दें जितना वो डिजर्व करता है और आगे बढ़ जाएं, ताकि एटलीस्ट बाकी सवालों के लिए आपके पास पूरा टाइम हो। अब मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा, बहुत क्रूशियल है। मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि एक तरह के सवाल आते हैं इस तरह के एग्जाम में, यूपीएससी एग्जाम में, और एक आपकी वो परीक्षा हुई थी जब आप मिस इंडिया फाइनलिस्ट बनी थी, वहां भी सवाल पूछे जाते हैं, टेस्ट किया जाता है कि आपका आईक्यू लेवल कैसा है और आप क्या सोचते हैं। तो उस तरह के वो सवाल और ये सवाल दोनों में फर्क है या सेम लगे आपको? जी, दोनों में ही एक विजन चाहिए होती है। जब आप मिस इंडिया में जाते हैं तब भी आपको अपने देश को रिप्रेजेंट करना होता है आगे जाकर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, तो वहां भी एक विजन चाहिए होती है कि आपका आगे का प्लान क्या होगा, क्योंकि यू हैव टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री, आप अपने देश को रिप्रेजेंट करने जाएंगे।
तो जब मैं उसकी तैयारी कर रही थी तब भी मैंने एक विजन अपना रखा था। तब भी मेरा ब्यूटी विद अ पर्पस प्रोजेक्ट था एक प्रॉपर, जिसके लिए मुझे टाइटल भी मिला। एंड वो प्रोजेक्ट था चिल्ड्रन की एजुकेशन पे, चाइल्ड एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट पे। एंड सिमिलरली आज जब मैं सिविल सर्वेंट बनना चाहती हूँ तब भी मेरी प्रायोरिटी यही रहेगी। बताइए, आपका ऐश्वर्या राय के नाम पर आपका नाम रख दिया गया, वो पूरी कहानी डिटेल में जरा बताइए, क्या हुआ था, कैसे हुआ था? देखिए, कहानी तो बहुत सिंपल सी है कि जब मेरा जन्म हुआ 1997 में, तो ऐश्वर्या राय को मिस इंडिया बने, मिस वर्ल्ड बने हुए काफी टाइम नहीं हुआ था। 1994 में वो बनी थी। एंड मेरी मदर का हमेशा से ये ड्रीम था कि अगर मेरी बेटी होगी तो वो भी पार्टिसिपेट करेगी। एंड बस यही था कि इसलिए मेरा नाम भी ऐश्वर्या रखा गया। एंड बस उसके बाद से तो अब तो आपके मन में भी इच्छा थी, आपके माँ के मन में, कि कभी ऐश्वर्या राय से मुलाकात करनी है? अब तो कर पाएंगी आप, अब तो आपने यूपीएससी क्रैक कर ली। देखते हैं, वो तो मौका अभी मुझे मिला नहीं, बट शी इज डेफिनेटली एन इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी वुमेन। पर आपको दुख नहीं होगा कि अब आपको मॉडलिंग छोड़ना पड़ेगा, या आपकी माँ को दुख होगा? जी देखिए, जी फिलहाल तो मैं इतना खुश हूँ कि मेरा जो लाइफ का एक ड्रीम था वो आज मैं अचीव कर पाई हूँ। तो दुख तो मुझे किसी बात का नहीं है। हाँ, ये है कि मॉडलिंग मेरी हॉबी थी एंड मैंने कुछ दिन तक की, जब तक मैं उसको एंजॉय करती रही। बट एट द सेम टाइम जो आपका अल्टीमेट काम है वही आपका पैशन होता है। तो अब मेरा काम है कि देश की सेवा करूं, अपने जो भी सर्विस मुझे मिले उसे ज्वाइन करके अच्छे से ट्रेनिंग लूं और लोगों के लिए जितना हो सके उतना कंट्रीब्यूट कर। माँ नहीं नाराज हो जाएंगी? वो बोलेंगी अब तूने यूपीएससी क्रैक कर लिया बेटा, अब तू मॉडल कैसे बनेगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मम्मा तो हमेशा से मैं जो भी करना चाहती हूँ उसमें सपोर्टिव है। ऐसा कोई प्रेशर नहीं था मुझ पे कि आपको पार्टिसिपेट करना ही है। लेकिन ये था कि उनका एक सपना था, वो मैंने पार्टिसिपेट किया। मैं जीत तो नहीं पाई, लेकिन ये है कि मॉडलिंग में मैंने अपना काफी नाम कमाया, क्योंकि वहां पे मुझे लोगों ने नोटिस किया। तो आई थिंक शी वुड बी हैप्पी। वो मिस इंडिया का जो कॉन्टेस्ट का पेजेंट का फाइनल था, वो याद है आपको? और दुख तो आज भी होता होगा कि जीत सकती थी, शायद कुछ अलग होता तो, क्यों नहीं जीत पाई? माँ जरूर कहती होगी काश जीत जाती। देखिए, पैजेंट में तो सिर्फ एक लड़की जीतती है, लेकिन ये जर्नी सभी लड़कियों के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। 21 फाइनलिस्ट सिलेक्ट होती हैं और सबकी अपनी अपनी एक जर्नी होती है। एंड ये एक ऐसा कंपटीशन है जो ना सिर्फ आपको एक क्राउन दिलाता है, बल्कि जो नहीं जीतते उनको भी एक बहुत बड़ा ये प्लेटफॉर्म है जो उन्हें कॉन्फिडेंस देता है कि जिस भी फील्ड में वो जाएं वो कॉन्फिडेंस उनको झलकता है। तो अगर मैं आज एक सिविल सर्वेंट बनने वाली हूँ या मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया, तो कहीं ना कहीं वो जो कॉन्फिडेंस मैंने अपने पैजेंट डेज में सीखा था, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीव वाली जो वैल्यूज जो मेरे साथ थी, वो कहीं ना कहीं तो काम आई ही। अच्छा, और यूपीएससी रिटन क्लियर करने के बाद जो इंटरव्यू है वो? तो यूपीएससी मैंने मेंस का जब रिजल्ट आया उसके बाद बहुत से लोग अलग अलग मॉक इंटरव्यूज देते हैं। तो मेरे भी मन में आया कि शायद मैं मॉक इंटरव्यू दूं। मैंने एक मॉक इंटरव्यू दिया, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि आप और इंटरव्यूज मत दीजिए, आप ओरिजिनल रहिए, क्योंकि आप जैसी हैं ठीक हैं, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो उसकी भी तैयारी मैंने एक तरह से पूरी घर पे ही की। तो आप समझ लीजिए कि मेरी पूरी यूपीएससी जर्नी मैंने अपने घर पे बैठ के ही की है। एंड आई थिंक एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है कि यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जिसको आप दुनिया के, या आई वुड से देश के किसी भी कोने में बैठ के आप तैयारी कर सकते हैं। ये इतना इंक्लूसिव एग्जाम है कि हर क्षेत्र से, हर जगह के लोग, किसी भी घर के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये एग्जाम दे सकते हैं एंड इसमें सफलता भी ला सकते हैं। और ये इंटरव्यू कैसा होता है, जो रिटन क्लियर मेंस क्लियर करने के बाद जो इंटरव्यू होता है, आपका क्या असेसमेंट है? कैसा होता है ये इंटरव्यू? उसमें क्या जांचने की कोशिश होती है? देखिए, यूपीएससी का इंटरव्यू इज कॉल्ड अ पर्सनालिटी टेस्ट। तो आपकी नॉलेज तो ऑलरेडी टेस्ट हो चुकी है, आपका प्रीलिम है, मेंस है, उसमें आपकी नॉलेज पूरी तरह से चेक हो चुकी है। इंटरव्यू का मेन मकसद होता है कि जो आदमी सिविल सर्वेंट बनना चाहता है, क्या वो उसके लायक है, क्या उसकी पर्सनैलिटी उसके लायक है, क्या उसमें वो वैल्यूज हैं, इंटीग्रिटी,
कंपैशन, करेज, डिटर्मिनेशन, देश के लिए कुछ करने के लिए, वो उसकी वैल्यूज अगर उसमें दिखती हैं, मतलब पैनल को अगर लगता है कि उस आदमी में वो वैल्यूज हैं, तो डेफिनेटली आप सिलेक्ट होते हैं, आप अच्छे नंबर लाते हैं। बाकी तो मेरे मार्क्स अभी आएंगे तो उसी से पता चलेगा कि मैंने इंटरव्यू में कैसा किया। बट मैं बहुत खुश थी जब मैं इंटरव्यू हॉल से बाहर आई। पैनल बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव थे एंड उन्होंने मेरे को बहुत कंफर्टेबल फील कराया। लेकिन मैं फिर से वही पूछूंगा जैसे मैंने पूछा था अभी, कोई सवाल इंटरव्यू का जो थोड़ा टेढ़ा सवाल हो, उन्होंने ट्रिक क्वेश्चन कोई पूछा हो? देखिए कई सवाल मुझसे पूछे गए। मेरा बैकग्राउंड उन्हें बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन क्योंकि मैं हरियाणा से बिलोंग करती थी और मैंने मॉडलिंग का करियर कुछ दिनों के लिए मैंने किया था, तो उन्होंने मुझसे कई सवाल इस पे भी पूछे कि हरियाणा में तो जैसे खाप पंचायत और इन सब का माहौल होता है, तो आपके उस पे क्या विचार हैं। तो एक सवाल तो मुझसे ये पूछा गया। बाकी मेरे इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है, मैंने एसआरसीसी से इकोनॉमिक्स ऑनर्स की है, तो उससे मुझसे बहुत सवाल पूछे गए कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, अगर आपको यूएस और इंडिया की ट्रेड डील करानी है तो आप किस किस चीज़ों को फोकस करेंगे। तो इस तरह के कई सवाल मुझसे पूछे गए। एजुकेशन पॉलिसी पे मुझसे बहुत सवाल पूछे गए कि अगर आपको एचआरडी मिनिस्टर बना दें तो आप कैसे एजुकेशन पॉलिसी को पूरा फ्रेम करेंगी। तो इस तरह के मुझसे सवाल पूछे गए जो कहीं ना कहीं मेरे बैकग्राउंड से रिलेटेड नहीं थे, क्योंकि मेरा मॉडलिंग का बैकग्राउंड था, ये तो उन्हें पता चल ही गया, लेकिन वो उसके बियॉन्ड देखना चाहते थे कि मेरी ओरिजिनल पर्सनालिटी क्या है। तो यूपीएससी इंटरव्यू में आपका किसी भी बैकग्राउंड से आप आए, मेडिकल, इंजीनियर या किसी भी बैकग्राउंड से, उनका अल्टीमेट एम ये है कि आगे आप किस तरह से इस इंस्टीट्यूशन में घुल मिल सकते हैं। अच्छा, ये मॉडलिंग की हॉबी तो समझ लीजिए अब आपकी चली गई, अब आपको दूसरी हॉबीज तलाशनी पड़ेंगी। तो और कोई हॉबीज हैं जिससे आप अपना एंटरटेनमेंट, मनोरंजन, टाइम पास कर पाएंगी? जी, हॉबीज तो मेरी बहुत सारी हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर हॉबी जो मैं अभी सोच सकती हूँ वो ये है कि मैंने बचपन में कथक डांस सीखने की कोशिश की थी। 1-2 साल मैंने सीखा, फिर वो छूट गया बिकॉज मेरे फादर डिफेंस में हैं, हम लोग शिफ्ट करते रहते हैं। तो अगर कभी मौका मिला तो मैं वो जरूर ट्रेनिंग पूरी करना चाहूंगी क्लासिकल इंडियन डांस की। और फिल्में वगैरह देखती हैं? जी, फिल्में तो मैं देखती हूँ। बहुत ज्यादा तो नहीं देख पाती, बट देखती जरूर हूँ। कोई फेवरेट फिल्म, कोई एक्टर, एक्ट्रेस कुछ शेयर करना चाहें आप? फेवरेट फिल्म मेरी, अगर आप बॉलीवुड की बात करें तो मेरी फेवरेट फिल्म 3 इडियट्स है। बहुत सालों से मुझे ये फिल्म इतनी पसंद है, जब भी ये टीवी पे आती है मैं जरूर देखती हूँ, बिकॉज ऑल इज वेल का जो फंडा है, आई थिंक वो सब सिचुएशंस के लिए वैलिड है। ओके, ऑलराइट। शायद आपने उसको अपनी जिंदगी में उतार लिया है, इसीलिए आप बहुत कूल और काम दिखाई देती हैं। गाने वाने का शौक है आपको ऐश्वर्या? गाने सुनने का शौक है, बाकी मेरी आवाज तो इतनी सुरीली तो नहीं है कि मैं अच्छे से गा पाऊं, लेकिन हाँ, गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। किशोर कुमार के गाने बहुत अच्छे लगते हैं। तो कुछ गुनगुना दीजिए, कोई भी गाना जो आपको पसंद हो, जो आपको याद आता हो, कुछ भी, एनीथिंग। अभी इस मोमेंट के लिए तो मेरे दिमाग में एक ही गाना आ रहा है। तो वो मैं कोशिश करती हूँ। आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मल्टी टैलेंटेड थैंक यू ऐश्वर्या, थैंक यू सो मच एंड गुड लक। न्यूज़ 24 पर से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक्स एंड गुड लक ऐश्वर्या। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।